Okay, let's go. जब अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू ही सब अंधकार हर लेता है। बात को समझ गए ना कि एक अकेला जुगनू ही सब अंधकार हर लेता है। इसी बात के साथ मैं आ रहा हूं, ये कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। परीक्षाएं, एग्जाम आ रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज के लिए भी, आप लोगों के भी लाभदायक है। ये चाबहार पोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। चाबहार पोर्ट, पोर्ट उसे कहते हैं जहां पर पानी, बंदरगाह, जहां पर पानी की जहाजें आकर रुकती हैं। चाबहार पोर्ट जो है ये ईरान में स्थित है। ईरान में। तो कह दो आप क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ईरान का ये जो बंदरगाह है चाबहार पोर्ट, ये भारत को दे दिया गया है। ईरान ने समझौता किया है और भारत को ये दे दिया गया है। और ये कहां पर है? साउथ ईस्ट ईरान में। साउथ ईस्ट ईरान का भी भाई 4 हिस्से है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये कहां पड़ता है? साउथ ईस्ट ईरान में चाबहार पोर्ट पड़ेगा। भारत को ये दे दिया गया है। इससे हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि बगल में पाकिस्तान है। ईरान का चाबहार पोर्ट, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान का, चाइना को दे दिया गया है। ईरान का हमने ये ले लिया, तो जिससे हमें काफी रणनीतिक रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से काफी लाभ मिलेगा। और ये जो पड़ता है ओमान की खाड़ी में, ओमान खाड़ी। अब देखो मित्रों, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है कि चाबहार पोर्ट किसका है, कहां पर पड़ता है? ईरान में। कहां पर पड़ता है? साउथ ईस्ट ईरान में। भैया खाड़ी भी पूछ सकता है कि चाबहार पोर्ट कौन सी खाड़ी में पड़ता है, तो ओमान की खाड़ी में। और ये पहला जो है डीप वाटर पोर्ट है। डीप वाटर पोर्ट यानी गहरे में ईरान का ये पहला पोर्ट है जो डीप वाटर है, इतने गहराई पानी में है। बड़ी बड़ी जहाजें यहां से निकलती हैं। तो इसके बारे में ईरान में पड़ता है, साउथ ईस्ट ईरान में, ओमान की खाड़ी, कहीं भी कुछ पूछ सकते हैं। और चाबहार पोर्ट इस समय भारत के अंतर्गत में है। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। अगला बात है विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स क्या होता है बेटा, इसके बारे में नॉलेज लो। जैसे मान लिया कंपनी के ऊपर कोई भी टैक्स लगाया जा रहा है, मेरे ऊपर कोई टैक्स लगा रहा है, मैं कोई काम कर रहा हूं, गवर्नमेंट लगाती है ना, जीएसटी लगाती है। अब क्या हो रहा है कि जीएसटी तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन अचानक में कीमत बढ़ गई। जैसे मान लेता हूं तेल, क्रूड ऑयल, वो बेचते हैं ना अरब वाले, सऊदी अरब, ये सब कुछ कंट्री जो है वो रेगिस्तान वाले तेल ही बेचते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, यूक्रेन और रशिया झगड़ा हो रहा है, यूक्रेन और रूस का, जिससे कारण उन्होंने तेलों का दाम बढ़ा दिया। तो तेल का जब दाम बढ़ा तो भैया गवर्नमेंट उस पर जो टैक्स, जैसे मान लिया कि आपका अप्रत्याशित लाभ हो जाए, अप्रत्याशित मतलब जिसकी उम्मीद नहीं की थी उससे ज्यादा आपको लाभ होने लगे, तब जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसको विंडफॉल टैक्स कहते हैं। तो कुल मिलाकर के अप्रत्याशित कंपनी, कोई भी कंपनी के अप्रत्याशित लाभ पर ये टैक्स लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, आईएएस पीसीएस तक के, आरओ तक के एग्जाम में पूछा चुका है। तो ठीक है, ये एक प्रकार का टैक्स हो। जब कंपनी बहुत ज्यादा लाभ कमा लेती है तब कोई भी सरकार इस पर जो टैक्स लगाती है उसे विंडफॉल टैक्स कहते हैं, बहुत ज्यादा लाभ कमा लेने पर। अगली बात है इरेडा। इसका मतलब क्या होगा? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब ये इरेडा जो है, ये अभी इसको नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। नवरत्न मतलब क्या होता है? देखो, नवरत्न एक पद का नाम है। जैसे जिले का जो अधिकारी है उसका नाम डीएम है, जो प्रदेश का मालिक है उसका नाम सीएम है, जो देश का मालिक है उसका नाम पीएम है। तो वैसे ही ये नवरत्न होता है। नवरत्न मतलब हाई लेवल की कंपनियां। तो इरेडा जो है वो नवरत्न में शामिल कर ली गई है। टोटल इस टाइम भारत में 17 नवरत्न कंपनियां हैं, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके क्या होता है, ये पदनाम मिलने से होता क्या है? जैसे ये जिससे भी चाहे उससे पैसा ले सकती है, पैसा दे सकती है। मतलब 1000 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्ट कर सकती है, निवेश कर सकती है। 1000 करोड़ निवेश का मतलब होता है पूंजी लगा देना। तो ये पूंजी लगा सकती है। अब ये होती किस लिए है? रिन्यूएबल एनर्जी। जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे सूर्य से बनने वाली ऊर्जा, तो या धरती से निकलने वाली भूगर्भ वाली ऊर्जा, जिसको आप पढ़े हो ना, नवीकरणीय ऊर्जा, तो जो कभी ऊर्जा समाप्त नहीं होती, इससे नवीकरणीय। तो इरेडा उसी पर काम करती है, उसी के संयंत्र लगाती है। और ये पूरी की पूरी भारत सरकार के अंडर में है, ये कोई प्राइवेट नहीं है। पूरा का पूरा 100% इसका स्वामित्व, 100% इसका जीओबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी मालिक है। सबसे बड़ी बात है। और टोटल 17 नवरत्न कंपनियां हैं, इरेडा भी शामिल हो गई है, इस बात को याद रखेगा। ये क्या है? ये लिखा हुआ है नागपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन।
नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहां पड़ता है, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। एचपी हमने लिख दिया शॉर्टकट में। याद रखिएगा कि नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। इसकी पावर जो है वो 1500 मेगावाट बिजली पैदा करती है। मेगावाट के बारे में आप नहीं जानते हो तो मैं समझाऊंगा, बहुत बड़ी राशि होती है 1500 मेगावाट। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये बहुउद्देशीय परियोजना है, भारत की पहली बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय का मतलब क्या है कि इसके टारगेट कोई एक नहीं है, बहुत सारा उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य है? ग्रीन, जैसे आप ग्रीन हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन ये करेगी। हाइड्रोजन कहां से निकलता है? जैसे पानी है H2O हो आपका, इसमें से ऑक्सीजन को अलग कर लेना, हाइड्रोजन को अलग कर लेना, तो हाइड्रोजन जो होता है वो ज्वलनशील गैस होता है। 10वीं में आपने पढ़ा होगा, बुस्स बुस्स करके टप टप की आवाज करके विस्फोट करके दखती है हाइड्रोजन गैस जब भी इसको जलाए हो। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा विषाक्त बिल्कुल नहीं होती, गंदगी इसमें बिल्कुल भी नहीं होती, पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है और बहुत ही ज्वलनशील गैस होती है। तो यहीं पर हरित हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन गैस को निकालने के लिए जो ऊर्जा प्रयोग होगी वो कोयले से नहीं बनाई गई होगी, लकड़ी को जला करके नहीं बनाई होगी। कहने का मतलब यह है तो 1500 मेगावाट। और इसमें क्या है? टेम्परेचर प्लस इलेक्ट्रिक, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक से भी हाइड्रोजन को अलग किया जाएगा और टेम्परेचर से भी हाइड्रोजन को अलग किया जाएगा। तो नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश में 1500 मेगावाट है। भारत की पहली विद्युत बहुउद्देशीय परियोजना है। विद्युत और ताप दोनों को मिला करके ये काम करती है। जैसे कहने का मतलब नहीं होता कि गाड़ी जो होता है सीएनजी से भी है और पेट्रोल से भी है, आपकी जो मर्जी वो डलवा लो, तो उसी हिसाब से काम कर रही है। डीआरडीओ ये क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जितना भी आयुध सेना के जो हथियार वगैरह बनते हैं, बम गोले बारूद बनते हैं, वो सब डीआरडीओ बनाती है। डीआरडीओ एक संस्था है, दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। इस हेड ऑफिस में डीआरडीओ ने अभी एक ब्लड प्रूफ जैकेट बनाया है। ब्लड प्रूफ, अब कह दो हमारे भारत में ये पहले से ही है तो ब्लड प्रूफ जैकेट बनी तो है। भाई साहब ये जो ब्लड प्रूफ जैकेट बनाई है बहुत हल्की है और ये हल्की जैकेट कोई भी आराम से, क्योंकि पहले वाला ब्लड प्रूफ जैकेट पहनने पर बड़ा वजन हो जाता था, बड़ा हल्का है। आर्मी वाले इसको पहनकर बहुत जल्दी मार धाड़ कर सकते हैं, कहीं पर भी कूद फांद सकते हैं और उन्हें गोली से सुरक्षा होगी। ये ब्लड प्रूफ नहीं होता है, वैसे ये बुलेट प्रूफ होता है, ठीक है ना। बुलेट प्रूफ, मैंने गलत लिखा है, बुलेट प्रूफ होता है क्योंकि इसमें कोई भी बुलेट नहीं जा पाएगी, कोई भी गोली नहीं बात पाएगी, ऐसी जैकेट। ये आ गया यम पॉक्स वायरस। ये एक वायरस की बात है, भी करंट अफेयर्स में चल रहा है, क्वेश्चन बनते हैं। मंकी पॉक्स वायरस, मंकी क्या, इसका नाम क्यों यम पॉक्स मंकी पॉक्स रखा गया होगा? क्योंकि ये सबसे पहले बंदरों से फैला। किससे फैला? बंदरों से। एक वैसा वायरस जो बंदरों से फैलने वाला है। 1958 में ये पहली बार बंदरों से फैलते हुए देखा गया था और बंदर के अंदर ये वायरस आ जाता है और वो बंदर अगर किसी भी जानवर से हमला कर देते हैं या कोई भी चीज वो खा लिए, विषाक्त चीज अगर आप छू लिए और या खा लिए, बंदर अगर मंकी पॉक्स वायरस है जिस भी चीज के संपर्क में आया, छुआ, उसे आप खाएंगे तो ये आपके अंदर चला जाएगा। और बेटा मंकी पॉक्स वायरस को सबसे बड़ी बात क्या है? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको स्वास्थ्य आपातकाल, हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है बेटा, इमरजेंसी। अगर WHO जो है स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करता है कि मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा आधी आफत की तरह एक खतरा है, WHO ने इसको घोषित किया है। अब ये जून करंट अफेयर, जुलाई का करंट अफेयर्स है, इसे 2024 का। तो कुल मिलाकर के बंदरों से 1958 में, और आपको समझा दिया। और अगर इस बंदर के साथ में इससे कोई अंतरंग व्यवहार करे, अंतरंग इसके बॉडी से ज्यादा टच हो जाए तो बहुत ही ज्यादा शीघ्रता से फैलता है। छोटी मोटी जानकारी यही सब एग्जाम में बनेगी, इतनी मीठी छोटी छोटी जानकारियां रखो, धड़ाधड़ कर लोगे। ये UNODC ये क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की ऑफिस है। ये किस चीज की ऑफिस है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ड्रग एंड क्राइम। अब जरा यहां पर सुनना, ड्रग मतलब क्या होता है? नशीली पदार्थ वाली दवाइयां। और अगर आप कोई अपराध करते हो तो उस पर ये अपना UNODC जो है ये रिपोर्ट देती है। तो इसने अभी वन्य जीवों पर रिपोर्ट दिया है कि जंगल के जो जीव वो है ना, उनके बाद बड़ी हत्या हो रही है,
उन्हें बहुत मारा जा रहा है। गैंडे की सींग, हाथी के दांत, ये सब बहुत ज्यादा नक्सली लोग बेचते हैं जंगल में। तो इसने भी रिपोर्ट दिया है। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि वन्य जीवों पर रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यूएनओडीसी। ये मैंने लिखा है वन। वन का मतलब क्या है? यूएनएफएफ, यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट फोरम। फॉरेस्ट का जो पूरी दुनिया के जो जंगल होते हैं उनका जो फोरम होता है यूनाइटेड नेशन का फोरम, मतलब एक ऐसी बैठक तो होती है। तो 19वीं बार हुई है। इसमें 2-3 बातें बताई गई हैं। पहली बात ये बताई गई है कि भारत जो है उसमें 15 वर्ष लगातार, 15 वर्ष से लगातार वन में वृद्धि हो रही है, वन बढ़ रहे हैं। भारत में वन की संख्या घट नहीं रही है, जंगल की आबादी बढ़ रही है, ये यूनाइटेड नेशन फोरम कहता है। और कह रहा है कि दुनिया में जितने भी देश में जंगल बढ़े, उस पूरे विश्व में भारत तीसरे नंबर पर है। 2 ही देश हमसे ज्यादा जंगल बढ़ा पाए हैं। भारत जो है वो 3rd नंबर पर आता है। 3rd नंबर है किसका? इंडिया का। किसमें? वन वृद्धि में। वन वृद्धि में, वन वृद्धि में इंडिया का जो 3rd नंबर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको ये थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की है बच्चों। ये चूंकि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लाभदायक है। अतः अगर आप इसे देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपको काम करेगा। और इसी तरह से मैं आगे फिर आता रहूंगा नए करंट अफेयर्स लेकर के, नए नए टॉपिक लेकर के आपसे मिलता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।